Hello friends, welcome in another tutorial video of rest of the classes. Friends, today we are going to discuss mitochondria. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, चूँकि मेरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे कि आप पहली अर्लियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियोन और प्लूरल में इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियोन है वो है सिंगुलर, और प्लूरल में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियोन ही कहेंगे, हम उसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमेशा जो इनकी अबंडेंस होती है वो बहुत बड़ी संख्या में होती है। सबसे पहले 1856 में एल्बर्ट वॉन कॉलिकर नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने जो ह्यूमन मसल्स की सेल्स की स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि वहाँ पर ग्रेन्यूल यानी दाने जैसी संरचनाएं कुछ दिखाई दे रही थी उनको, और उन्होंने जो इन्हें ग्रेन्यूल करके डिफ़ाइन किया अपने जो लिटरेचर में, इन्हें कहा ग्रेन्यूल। और उसके बाद में आपके फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग ने इसको क्या कहा, फ्लेमिंग ने इसको टर्म दी फाइला। फ्लेमिंग ने क्या टर्म दी इसको, फाइला कहा उन्होंने इसे। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर जो नेम है इसको, जो टर्म कॉइन की माइटोकॉन्ड्रिया, वो 1898 में करीब कार्ल बेंडा ने ये टर्म दी। और इससे पहले जो फाइला ने दिया था, ये 1890 की बात है जब फ्लेमिंग ने इसे फाइला वर्ड दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको स्टार्टिंग में से रिकॉग्नाइज कर लिया गया, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग जो क्लियर होने के लिए आपको पता है कि इस ट्रेनिंग की बहुत बड़ी वैल्यू है माइक्रोस्कोपी के अंदर। तो लियोनार्ड मिसेल्स ने सबसे पहले जो एक डाई को ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने पाया कि जो जेन्युइन ग्रीन डाई है, ये डाई इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल वाइटल स्टेन है, यानी कि इस डाई को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और माइक्रोस्कोप में इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपके सामने में है। यहाँ पर आप देखिए कि बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन है। देखिए पहला तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन लिमिटिंग ऑर्गन है फर्स्ट, तो क्या है, मेम्ब्रेन लिमिटिंग, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये ऑर्गन है। और उसके बाद ये क्या है, इसे हम इरेज कर देते हैं। ये मेम्ब्रेन लिमिटिंग ऑर्गन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और डबल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन में आप देखिए अंदर की ओर है। ठीक है, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और अंदर आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि कुछ फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये फोल्ड्स हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये क्रस्टी कहलाते हैं। दूसरा क्या है कि इस जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर वाली इनर, जो ये आपके आउटर मेम्ब्रेन है, फिर ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्डेड है, और इन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं, इन्हें कहते हैं क्रिस्टी। और फोल्ड होने का क्या कारण है, ये रिएक्शन जो सरफेस है, इस रिएक्शन सरफेस को जो क्रस्टी है वो बढ़ा देती है।
और इसके अंदर क्या होता, इसके और फिर और अंदर जाने पर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर आपका मैट्रिक्स अवेलेबल है। ये जो है ये सारा कंटेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या है, आपका डीएनए है और 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है, एक सेकेंड, कौन से 70S टाइप किसकी है, राइबोसोम की। ओके, सो अब मूविंग अहेड, तो थोड़ा हम इस पर डिटेल पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए क्या है, पहला तो ये है क्या, मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेल है। मैंने अभी आपको बताया था कि मेम्ब्रेन, और जो साइज़ है इसका 0.5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और जो देखिए कोई भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है या सेल वॉल, उनका स्ट्रक्चर लगभग एक सा ही होता है। अब देखिए मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पहले डिस्कस की थी। वहाँ पर क्या है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर थी। इस टाइप से फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल थे, उनकी जो नीचे उनकी जो हाइड्रोफोबिक लिपिड की जो वो टेल है, वो एक दूसरे की ओर डायरेक्टेड थी और हेड बाहर की ओर डायरेक्टेड थे। उसी तरीके से इसकी भी जो मेम्ब्रेन है, ये भी किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की और बाइलेयर, फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। सेम स्ट्रक्चर ही यहाँ पर होता है। और आप क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में चले जाएं और अन्य सेल ऑर्गेनेल्स के में जाएंगे, वहाँ भी आप पाएंगे कि सभी का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, बिकॉज ऑफ दिस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 5 डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने पहले ही बताया आपको, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, फिर इंटरमीडिएट स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक अंदर इनर मेम्ब्रेन है, इसमें एक क्रिस्टी है। तो ये बीच वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहला रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या कहला रहा है, ये वाला स्पेस क्या कहला रहा है, जस्ट वेट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहला रहा है। यानी कि दो मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन का मतलब दो झिल्लियों के, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, दो झिल्लियों के बीच का स्थान। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद क्या आता है आपका क्रिस्टी। क्रिस्टी मैंने बताया था, जो ये सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। ये जो फिंगर लाइक फोल्ड्स है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है आपका, यहाँ पर ये भरा हुआ है, ये सपोज ऐसा ले लीजिए, ये जो आपका सारा है इस वाले बीच के स्पेस में ये मैट्रिक्स भरा हुआ है। ओके, लेट इट क्लियर। चलिए इतना आ गया। अब हम आउटर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एक्सक्यूज मी, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एनक्लोज द एंटायर ऑर्गेनल, सारे के सारे जो ऑर्गेनल है, पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर ये क्रस्टीज, एक सेकेंड, ये देखिए सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है अंदर की ओर, और क्या बना रही है, ये क्रिस्टीज बना रही है। ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, ये आपकी ओके, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या हुआ, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ये रहा आपका मैट्रिक्स।
ओके, तो इसकी जो थिकनिंग है, जो आपके आउटर मेम्ब्रेन की है, वो 60 से 75 एंग्स्ट्रॉम थिक इसको पाया गया है डिफरेंट कंडीशन में। और प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो जो होती है इसके अंदर, वो सेल मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के ही जितनी होती है इसके अंदर। ओके, मैंने अभी आपको पहले बताया भी था इस बात को। अब इससे आगे हम आ जाते हैं। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड पोरिन। आपको पहले भी बताया था कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन चैनल बनाते हैं जिनके द्वारा कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जा आ सकती है। तो क्या है, ये पोरिन प्रोटीन है। पोरिन प्रोटीन इसमें ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है। द मेजर ट्रैफिकिंग प्रोटीन इज़ द पोर फॉर्मिंग इज VDAC, वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल। ये चैनल होते हैं जो वोल्टेज को पर डिपेंड करते हैं और किसी भी मैटर को अंदर एंटर करना है या नहीं करना है, इस चीज़ को ये रेगुलेट करते हैं। जब हम चैनल्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे तब इसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम कौन कौन से हैं? मोनो एमाइन ऑक्सीडेज, रोटिनिन, इंसेंसिटिव NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, और काइनोरिन, और हाइड्रो ऑक्सीलेज एंड फैटी एसिड को एंजाइम A लाइगेज। ये एंजाइम इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो भारी मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो साथ के साथ में क्या होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में भी रिएक्शन साथ में भी एसोसिएट होती है। और ये क्या बताती है, बनाती है MAM। क्या बनाती है? MAM, है ना, ये MAM बना रही है यहाँ पर। और ठीक है, और इस MAM का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और दिस इज इम्पोर्टेंट इन एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम सिग्नलिंग एंड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ लिपिड बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो लिपिड का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, ये उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। इस चैनल के थ्रू ही ये एक दूसरे से दूसरी जगह मूव करते हैं। आउटसाइड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन देयर, जो आउटसाइड द आउटर मेम्ब्रेन आर स्मॉल पर्टिकुलर नेम्ड सब यूनिट पर्सन। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट। एक्सक्यूज मी, तो हम इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस है वो 50 से 70 एंग्स्ट्रॉम होती है। ठीक है, कंटेन प्रोटीन विथ 3 टाइप ऑफ फंक्शन। जो 3 टाइप है माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दूसरा चैन रेडॉक्स रिएक्शन जो है आपकी ATP का सिंथेसिस होता है यहाँ पर, है ना, जैसा कि बताया कि पावर हाउस ऑफ सेल्फ है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म पैसेज इनटू आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस टाइप के जो प्रोटीन इसमें जो हेल्पफुल होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित होती हैं, उनकी अबंडेंस इसमें पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं, हमने क्रिस्टी पहले भी डिस्कस की थी। क्रिस्टी क्या है, थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर वॉल है और इनर वॉल अंदर फोल्ड हो रही है
और ये क्या बना रही है, क्रस्टी बना रही है। ठीक है, अब ये आउटर वॉल होगी ये वाली, ये इनर हो गई, और ये इंटरमीडिएट स्पेस जो होता है। ठीक है, और या इंटरमीडिएट स्पेस कीजिए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो क्रिस्टी होती हैं, क्रिस्टी में ये जो है ये होगी यहाँ पे क्रिस्टी। क्रिस्टी का जो है क्यों ऐसा बनता है कि ये जो फोल्ड इसलिए बनते हैं जिससे कि इसका रिएक्शन सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया या तो उसको साइज में बढ़ा कर दो, या फिर उसे बहुत सारे फोल्ड्स में किसी छोटी कॉम्पैक्ट जगह के अंदर रख दो। ये तरीका होता है। क्रिस्टीन एनिमल आर ऑफ प्लेट लाइक, जो एनिमल्स में प्लेट के जैसी होती हैं और प्लांट्स में ट्यूबुलर होती हैं, यानी कि ट्यूब के जैसी। देखिए कि इसके अंदर एनिमल में तो ये सब प्लेट की तरह से निकली होंगी बाहर, और वहीं दूसरी हम बात करें कि अब प्लांट की हम बात करें तो प्लांट में कैसी होंगी, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं मैट्रिक्स की बात। तो मैट्रिक्स क्या है, तो जो मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी है, इनके बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसके अंदर जो एक जेली सब्सटेंस भरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स। ओके, और इसका काम क्या होता है, ये इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। इट इज़ डेंस मटेरियल कंटेंट लिपिड, प्रोटीन, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और 70S राइबोसोम। देखिए 70S टाइप ऑफ राइबोसोम यहाँ पर हमें मिल रहे हैं कि कौन से 70S, जो कि बैक्टीरिया में मिलते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये भी लगता है कि भाई ये जो राइबोसोम की ऊपर जो अबंडेंस है, उनकी वजह से ये लगता है, एक्चुअली तो राइबोसोम की अबंडेंस की वजह से ये लगता है कि भाई ये कभी एक प्रोकैरियोट सेल रही होगी या एक प्रोकैरियोट सेल है। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा एक ऐसा इशू है कि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, जस्ट लाइक प्रोकैरियोट सेल। ओके, दूसरा क्या है कि ये अपनी जो डिवाइड होकर अपनी रेप्लिकेटेड कॉपी, यानी कि अपने की जैसी दूसरी कॉपी भी बना सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट हैं, ये गुण दोनों इनके अंदर पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक आपस में म्यूचुअल कम्युनलिज्म हुआ, कुछ सेल्स एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो गए, उन सेल्स ने दूसरी सेल को फ़ायदा दिया और दूसरी बड़ी वाली सेल ने उन्हें रहने के लिए जगह दी। इस प्रकार से यूकेरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हम आ जाते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। और अब ये क्या है, जो अंदर सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी है सपोज, तो क्रिस्टी के ऊपर ये टेनिस रैकेट के जैसे, सॉरी बैडमिंटन रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर उभरे हुए रहते हैं, जिनका साइज़ क्या होता है 70 से 100 एंग्स्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भी एक स्टॉक होता है और ऊपर की साइड दूसरा जो होता है, जो इसका हेड है। तो स्टॉक को हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, F0 से, और हेड को हम F1 से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं।
अब ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, F0 और F1 का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है, ATP सिंथेसिस एंजाइम का कार्य करता है। ATP सिंथेसिस ही कहलाता है ये, ठीक है। जो F1 पार्टिकल का काम क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP को जनरेट करने का काम इसका है। अब फंक्शन की हम बात कर लें तो फंक्शन वैसे तो आपको सभी पता ही है, कन्वर्जन एंड ट्रांसफ़र ऑफ सेलुलर एनर्जी, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ ATP, प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम फूड ऑक्सीडेशन एंड ATP। ये मतलब 3 चीज़ें लगती हैं ATP बनाने में, फूड लगेगा, ऑक्सीजन लगेगी और तीसरी चीज़ क्या लगेगी, ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफास्फेट। एक फास्फेट और जुड़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ओके, जय हिंद friends, I think you would find this video very helpful for you. So friends, like, share and subscribe। और मेरी वीडियो में जो मैटर है वो आपको नोट्स की फॉर्म में मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, इसे यूज़ कीजिए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। जय हिंद।